नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं भगवती प्रसाद सोनेर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। और अपने जो अध्ययन का जो टॉपिक है उसका नाम है, जो इससे पहले वाली क्लास भी हमने पढ़ी थी, भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध। क्लियर बच्चों? और उसके जो पहली वाली क्लास पढ़ी थी हमने उनमें देखा कि किस प्रकार भारत ने ये समझा कि भारत और चीन के जो संबंध है वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि चीन जो बौद्ध धर्म की संस्कृति को मानने वाला देश है और महात्मा बुद्ध का जन्म भारत में हुआ और बहुत से चीनी यात्री भारत आए और उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और चीन में बौद्ध धर्म को और प्रतिष्ठित किया। अतः समय के साथ नीतियों में परिवर्तन आया। जहाँ बात थी तिब्बत की, तो तिब्बत पर चीन हमेशा अपना दावा कर रहा था, किंतु ब्रिटिश सत्ता ने जब भारत को सत्ता सौंपी, भारत को स्वतंत्रता दी, तो उन्होंने तिब्बत को कुछ अधिकार, उत्तराधिकार के रूप में तिब्बत के प्रति भारत को अधिकार दिए। किंतु चीन जब सक्षम हो गया तो उन्होंने उन अधिकारों को भारत से ले लिया और इस प्रकार पूरे पूरे तिब्बत पर उसने अधिकार कर लिया। और वहाँ के जो दलाई लामा थे उन्होंने उस समय इस बात को लेकर विद्रोह किया, तो चीन ने उनकी जो भूमि थी उन पर अधिकार करने की बात अधिकार कर लिया। तो अतः दलाई लामा और बहुत से जो ये तिब्बती जो लोग थे वो भागकर भारत में आ गए और भारत ने उनको शरण दे दी मनाली में। इस बात को लेकर चीन और भारत के मध्य में संबंधों में कटुता आने लगी। तो भारत और चीन के मध्य 1962 का जो युद्ध हुआ उसमें चीन ने भारत पर एक तरफ कार्रवाई करके भारत के 32,000 वर्गमूल जो भूभाग था उस पर अधिकार कर लिया और लौटाने की बात नहीं की, और एक तरफा ही उन्होंने युद्ध का विराम भी कर दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत के अनुकूल हो रही थी। क्योंकि चीन पर जब चीन ने देखा कि भारत को सहयोग करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने सेनाएं भेजी है और रूस इसका विरोध कर रहा है, तो उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। आदि विविध बातों की चर्चा परिचर्चा जारी रही। उसके बाद में संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवर्तन हुए। भारत के बहुत से जो प्रमुख नेता थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन की यात्रा की। चीन के भी नेता थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत में यात्राएं की और संबंधों को बढ़ाने की वापस चेष्टा की। संवाद स्थापित हुआ। इन्हीं संवादों का सिलसिला में वाजपेयी जी भी देखे गए, मतलब उन्होंने भी हिस्सा लिया। राजीव गांधी जी ने भी चीन की यात्रा की और चीन के भी प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की। इन्हीं यात्रा का क्रम को हम आगे देख रहे थे और उसमें चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भी भारत की यात्रा की। उसके बाद दोनों देशों के मध्य हवाई सेवा को बहाल किया गया। उसके बाद विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा की भी चीन की यात्रा हुई थी। अब हम पढ़ेंगे विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा की चीन की यात्रा। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा 1999 को चीन की यात्रा की। कारगिल में चल रहे भारत पाक संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह यात्रा राजनयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। चीन विदेश मंत्री जिया जुआन के साथ हुई बातचीत में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा संवाद तंत्र प्रारंभ करने, सीमा पर नियंत्रण करने की वास्तविक रेखा के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए बातचीत करने, कारगिल की स्थिति पर एक दूसरे का अपना दृष्टिकोण बताने आदि मामले शामिल थे। करमापा लामा को शरण देने का मामला और चीन की भारत को चेतावनी, यानी करमापा लामा जो भारत में शरण लिए हुए था। 11 जनवरी 2000 को चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत पहुंचे तिब्बती धर्म नेता करमापा लामा को राजनीतिक शरण न दे। चीन विदेश मंत्रालय के अनुसार करमापा लामा को राजनीतिक शरण देना दोनों देशों का संबंध का आधार शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। यानी आप अगर ये उनको शरण देंगे तो पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, चीन ने चेतावनी दी। भारत के राष्ट्रपति R.K. नारायण की चीनी यात्रा 2000 में, सन 2000 भारत के राष्ट्रपति K.R. नारायण चीन के साथ संबंधों को एक और मजबूती बनाने के उद्देश्य से 2000 में चीन की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए।
चीन ने भारत के संबंधों में पिछले 2 वर्षों में आड़े आ रहे विवादास्पद परमाणु मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन कहा कि भारत ने दलाई लामा के साथ कारमप्पा के मौजूद होने से वह चीन के विरुद्ध गतिविधियां बढ़ सकती है। दोनों देशों ने उलझे हुए सीमा विवाद के तर्कसंगत हल पर सहमति व्यक्त करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए विशिष्टजन दल गठित करने का निर्णय लिया। नारायणन ने चीन की शंकाओं का निराकरण करते हुए भारत का यह दृष्टिकोण दोहराया कि वह तिब्बत को चीन की स्वायत्त क्षेत्र मानता है तथा दलाई लामा को धार्मिक गुरु मानता है। यानी भारत ने यही कहा कि तिब्बत एक आजाद देश है और वहां पर दलाई लामा उनके नेता है, लामा को गुरु मानते हैं, जिन्हें भारत में राजनयिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों नेताओं ने परमाणु और ताइवान मुद्दों को छोड़ते हुए कहा कि सीमा विवाद के समाधान में आपसी समझ, सामंजस्य और सुविधा की भावनाओं को आधार बनाया जाए। दोनों देशों के बीच 40 वर्षों पुराने सीमा विवाद को इतिहास की देन बताते हुए जियांग ने इसके समाधान के लिए 3 नारे लगाए: पारस्परिक समायोजन, पारस्परिक सद्भाव, पारस्परिक निपटारा। जियांग ने हालांकि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के बारे में भी आश्वासन नहीं दिया, यानी भारत जो यूएनओ है उसका स्थायी सदस्य बनना चाहता था, किंतु इस तरह की कोई भी बात उन्होंने नहीं की। लेकिन भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होना चाहिए तथा अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी के विकासशील देशों को भी उसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत एवं चीनी नौसेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी दोनों देशों के मध्य जो सैन्य युद्धाभ्यास हुआ था, सैन्य मामलों में पारस्परिक विश्वास सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2000 ईस्वी को संगाई में भारत व चीन की नौसेनाओं ने पहला संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न किया। भारत के स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत INS दिल्ली व INS कोरा ने इसमें भाग लिया, यानी भारत के जो जलपोत थे उन्होंने उसमें भाग लिया। चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। 140 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ 2002 में चीन के प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने भारत की यात्रा की। 15 जनवरी को शिखर वार्ता के पश्चात भारत एवं चीन के मध्य पारस्परिक सहयोग के 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए मिलजुल कर कार्य करने, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के दौरान भारत को सूचनाएं उपलब्ध कराने संबंधी समितियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का निकट सहयोगी एवं मित्र है, फिर भी आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में वह पूरी तरह से भारत का साथ देगा। आदि बातों का चीन के प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने कहा। विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा की चीनी यात्रा। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा ने 2002 में वापस चीन की 5 दिवसीय यात्रा की। चीन के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने वार्ता के बाद दोनों देशों के नेता इस बात के लिए राजी हुए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित विवादों को हल करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की चीनी यात्रा। 2003 में प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी बने और चीन की यात्रा पर गए। भारत के प्रधानमंत्री की ये 10 वर्षों बाद यह यात्रा संपन्न हुई। भारत और चीन ने ऐतिहासिक घोषणा पत्र, व्यापार संबंधी सहमति पत्र और नौसेना समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। चीन ने सिक्किम के रास्ते से व्यापार करने पर सहमति की। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को परोक्ष रूप से भारत का हिस्सा मान लिया गया, जबकि भारत ने तिब्बत को चीन को स्वायत्ता प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता कायम रखने पर राजी हुए। दोनों देश सीमा विवाद के हल में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष इसके लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमत हो गए। भारत ने राष्ट्रीय सलाहकार ब्रजेश मिश्र व चीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ उप मंत्री दाई सिंगुओ को विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इससे सीमा मसले को हल की दोनों देशों के मध्य प्रबल इच्छा का संकेत मिलता है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे पर चिंता व्यक्त की और हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। अब दोनों देशों के बीच सिक्किम के नाथुला मार्ग से व्यापार हो सकेगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाने तथा विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करने का भी निर्णय लिया। यानी विश्व व्यापार संगठन में जो विकासशील देश हैं उनका सहयोग करेंगे और नाथुला दर्रा से भी व्यापार करना शुरू कर दिया।
चीन मानचित्र में सिक्किम को भारत के अंग के रूप में प्रदर्शन, यानी अब सिक्किम को भारत का अंग बताया गया। 2004 में प्रकाशित वर्ल्ड अफेयर्स ईयर बुक 2003-4 में चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत का अंग के रूप में प्रदर्शित किया। सिक्किम के मामले में चीन के इस कदम को भारत चीन संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता जा रहा है तथा इससे प्रधानमंत्री वाजपेयी की 2003 की चीनी यात्रा के दौरान हुई सीमा व्यापार समझौता को बल मिला। चीनी प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ की भारत यात्रा, अब वाजपेयी जी के बाद चीन के जो प्रधानमंत्री है वैन जियाबाओ भारत आए 2005 में। बेंगलुरु से दिल्ली आए। अतीत की कड़वी यादों को भुलाकर भारत और चीन ने संबंधों के नए रास्ते पर चलने की पहल की। वैन की मौजूदा यात्रा में 5 वर्षों में भी विवादों को सुलझाने और सहयोग व साझेदारी की नई ऊंचाई तक ले जाने की सहमति बनी। इसी का संकेत है कि दोनों देशों ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उससे तय हो गया कि सीमा विवादों के संबंध के आड़े नहीं आने दिया जाएगा, यानी दोनों के मध्य जो सीमा विवाद है उसको आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वैन का वायो बेंगलुरु यात्रा ने उनकी प्राथमिकता और दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले कारकों की पहचान करा दी। वैन के शानदार रूपक के द्वारा दोनों देशों के दो पेगोड़ा बताया यानी 2 पिरामिड बताया और इनके एक होकर दुनिया का मुकाबला करने की इच्छा जाहिर की। 12 सूत्रीय समझौते में इसकी नींव भी रखी गई। हार्डवेयर में चीन की दक्षता, सॉफ्टवेयर में भारतीय विशेषता अगर एक हो जाए तो कम से कम IT के विश्व व्यापार पर तो इनका कब्जा हो ही जाएगा। इसके अतिरिक्त भी दोनों देशों ने अगले 3 वर्षों तक अपना साझा कारोबार $20 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा। सैन्य क्षेत्र में भी भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने को दोनों देश तैयार थे। इसके तहत पहला समझौता यह हुआ कि सीमा के पास दोनों देश बड़ा सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे। नाथुला दर्रा में होने वाले कारोबार की भी समीक्षा की गई। भारत ने चीन को भरोसा दिलाया कि उसकी जमीन से चीन विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। हालांकि चीन ने स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को दावेदारी को स्वीकार नहीं किया, यानी सारे काम उसने कर दिए पर भारत को जो UNO में स्थायी दावेदारी की बात थी उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन यह जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है और उसका समर्थन करता है। अगर इसकी व्याख्या यह है कि भारत की दावेदारी में अड़ंगा नहीं लगाएगा तो भारत के लिए संतोष की बात है। चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ की भारतीय यात्रा, अब वैन के बाद हु जिनताओ की भारतीय यात्रा हुई। चीन के राष्ट्रपति हु को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए। यह यात्रा दोनों देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों के नए दौर की शुरुआत मानी जाती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ 2006 के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई बैठक के बाद चीन के राष्ट्रपति ने आपसी संबंधों की ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत चीन सीमा विवाद के शीघ्र समाधान एवं परस्पर व्यापार को बढ़ाने की मंशा व्यक्त की। दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी समझदारी को और अधिक मजबूत देने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति पर सहमत हो गए। 12 नवंबर को संयुक्त घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख बिंदु निम्न अनुसार है। पहला, भारत में कोलकाता और चीन में जुआंग के अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। जो पहले चीन के जुआंगजू और भारत के मुंबई में ये दूतावास खोले गए थे, अब और अतिरिक्त दूतावास खोलने की बात कही गई। वर्ष 2010 में द्विपक्षीय व्यापार $40 अरब तक ले जाएंगे, यानी उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने $20 अरब तक की बात कही थी, इन्होंने $40 अरब ले जाने की बात कही और डबल बढ़ाने की। तेल और प्राकृतिक गैसों के क्षेत्र में सहयोगी पर सहमति पत्र के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन पर सहमति। सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करना। सीमा सहित प्रमुख मुद्दों पर मतभेदों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, तार्किक, पारस्परिक स्वीकार्य को सक्रिय ढंग से सुलझाने में प्रतिबद्धता। विज्ञान और तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक संबंध और व्यापार, व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने। चीन भारत में महोत्सव तथा भारत में चीन महोत्सव आयोजित करना। भारत चीन आदान प्रदान फाउंडेशन स्थापित करना। पर्यटन के द्वारा 2007 में भारत चीन मित्रता वर्ष आयोजित करना। विश्व व्यापार संगठन में सहयोग बढ़ाना आदि बातों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू। भारत और चीन के मध्य राजनीतिक विश्वास मजबूत करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
दोनों देशों के विदेश मंत्रालय 2007 को एक हॉटलाइन से जुड़ गए, यानी गर्मा गर्म लाइन से जुड़ गए, यानी एक दूसरे से फटाफट बात कर सकते हैं। प्रणब मुखर्जी, सेर्गेई लावरोव तथा ली जाओजिंग के बीच दोस्ती का नया दौर। भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री जी जाओजिंग के बीच 14 फरवरी 2007 को हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। बैठक में महसूस किया गया कि विश्व के विभिन्न मसलों का समाधान संघर्ष के बजाय आपसी सहयोग और वार्ताओं द्वारा किया जाए। बैठक के पश्चात की गई घोषणाओं में उल्लेख किया गया कि वे विश्व में एक ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्विपक्षीय आधार पर संचालित किए जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी विदेश यात्रा। मनमोहन सिंह जी 2007 को चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत और चीन के बीच 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन जारी किया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री जी ने G8 शिखर सम्मेलन के दौरान सेमेरो में 8 जुलाई 2008 को, एम्स से शिखर सम्मेलन के दौरान बीजिंग में 25 अक्टूबर 2008 को पुनः प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चीन की यात्रा की ओर बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर संबंधी सूचना, चीन द्वारा भारत को प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधानों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन यात्रा। चीन राष्ट्रपति हु जिनताओ के निमंत्रण पर प्रतिभा पाटिल चीन की यात्रा पर 2010 में गई। इस अवसर पर पारस्परिक सहयोग के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मामले में चीन के रुख में कुछ नरमी देखी गई। चीन के हेनान प्रांत के लोयांग शहर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मठ का राष्ट्रपति पाटिल ने उद्घाटन किया। इस मठ को भारत की जनता की ओर से एक तोहफे में के रूप में चीन के लोगों ने उन्हें समर्पित किया। प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा, यानी वेन जियाबाओ वापस भारत आए। भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर जेन जियाबाओ चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री 2010 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। यह भारत की चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 160 की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर उपयुक्त अवसर था। प्रधानमंत्री बेन ने मनमोहन सिंह के साथ शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत की और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने यूपीए अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक एवं दोस्ताना माहौल में विचार का आदान प्रदान किया। इस पर व्यापक सहमति व्यक्त की। दोनों अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 2010 को भारत चीन व्यवसायिक शिखर बैठक को संबोधित किया और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया। उन्होंने भारतीय विश्व कार्य परिषद में चीन भारत संबंधों में एक व्याख्यान भी दिया। दोनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2010 को चीन में भारत महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मीडिया आदान प्रदान, जल संसाधन, बैंकिंग सहयोग के क्षेत्र के लिए 6 समझौतों, ज्ञापनों या करारों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के दौरान एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की केचियांग भारत आए। चीन के नए प्रधानमंत्री ली केचियांग 2013 में भारत की यात्रा पर आए और विभिन्न पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इनमें व्यापार घाटे को कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र के मुद्दे पर सहमति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा था। दोनों देशों के मध्य 2015 तक आपसी व्यापार $100 अरब तक ले जाने का निर्णय किया। यानी अब 40 अरब जो डॉलर था वो बढ़कर कितना हो गया, $100, यानी डबल से भी ज़्यादा। ली केचियांग 2013 की भारत यात्रा के दौरान तथा चीन ने 2014 को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों की 60वीं वर्षगांठ को मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष के रूप में निमित्त करते हुए मनाने का निर्णय लिया। 2013 में चीन की आधिकारिक यात्रा की सड़क परिवहन क्षेत्र, सीमा, नदियों, विद्युत उपकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नालंदा विश्वविद्यालय, सिस्टर शहर संबंध तथा सीमा सुरक्षा सहयोग से संबंधित 9 करारों पर समझौता किया गया। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए दोनों पक्षों ने भारत चीन नीतिगत एवं सहकारी भागीदारी के भावी विकास की योजना के संबंध में संयुक्त वक्तव्य जारी किए। 2013 में चीन और भारत के मध्य 65 बिलियन डॉलर, चीन से आयात $48.44 बिलियन रहा। इसमें 2012 की तुलना में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। व्यापार घाटे अब तक सबसे अधिक अर्थात $31.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। मतलब दोनों के देशों के मध्य व्यापारिक घाटा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा। राष्ट्रपति जिनपिंग 2014 को 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर सर्वप्रथम अहमदाबाद पहुंचे। वहां
मोदी जी के उपस्थिति में चीन और गुजरात सरकार के बीच 3 करार संपन्न हुए। पहला करार ग्वांगडोंग की तर्ज पर गुजरात का विकास, दूसरा करार ग्वांगडोंग की राजधानी ग्वांगजू की तर्ज पर अहमदाबाद का विकास, तीसरा करार वडोदरा के पास औद्योगिक पार्क विकसित करने से संबंधित है। दोनों देशों के बीच 12 करार हुए। कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता खोलने पर सहमति बनी और भारत में लगभग 1200 अरब रुपए का निवेश 5 वर्षों में करने को राजी हुए। यानी चीन भारत में निवेश करेगा 1200 अरब डॉलर का। बुलेट ट्रेन चलाने, रेलवे स्टेशन को आधुनिक तकनीक से बनाने पर चीन को भारत का सहयोग मिलेगा। चीन का भारत को सहयोग मिलेगा। दोनों पक्षों में सीमा विवाद पर कोई समझौता नहीं हो सका। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि जल्दी सुलझे सीमा विवाद। जिनपिंग बोले सीमा निर्धारित होने तक घुसपैठ संभव। भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में चीन का सफल दौरा किया। राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए शियान में मोदी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रेल, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष खनन आदि लोगों से आदान प्रदान आदि से संबंधित करारों, समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त संघाई में 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 26 वाणिज्य व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए। यानी दोनों के मध्य व्यापार और अधिक बढ़ा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला, यानी चीन पाकिस्तान के मध्य कॉरिडोर खुला, उससे भारत में क्या प्रॉब्लम्स हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। सीपीआई लगभग 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के जिनजियांग को जोड़ता है। यह कॉरिडोर गिलगिस्तान बटालिस्तान से गुजरता है, जो पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से है। यानी आपको बताऊं मैं, ये जो यहाँ से गुजरता है ऐसे, ये रास्ता जो दिख रहा है ये चीन से आ रहा है समुद्र तट तक। यह चाइना, ये भारत, ये पाकिस्तान। ठीक है, तो इस कॉरिडोर का मसला था जिसे कहा गया चीन कॉरिडोर का मसला। ये 3000 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के शिनजियांग को जोड़ता है जिससे, और यह पाक अधिकृत कश्मीर में से गुजरता है। यह भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। सीपीईसी पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तानी यात्रा के समय हस्ताक्षर हुए थे। डाकलोम में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने। 2017 में सिक्किम में चीन और भारत के बीच चल रहे गतिरोध ने नाथुर ला दर्रे से होकर होने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक दिया। इन्हीं दिनों डोकोलाम में सीमा पर तनातनी शुरू हो गई, जिसमें भारत ने चीन के साथ सड़क निर्माण पर विरोध जताया। चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर 2 भारतीय बंकरों को नष्ट कर दिया। डाकोलोम के झगड़े की जड़ भूटान में एक दुर्गम चारागाह का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भारत और चीन दोनों के लिए निर्णायक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत और भूटान इसे भूटान का हिस्सा मानते हैं, जबकि चीन का दावा की सीमा तिमुहानी इस पठार के दक्षिण में होनी चाहिए। डाकोलोम तिब्बत, भूटान और सिक्किम में त्रिभुजाकार के कंधे पर स्थित है। चीन यहाँ ऐसी सड़क बना रहा है जिससे पर 40 से 50 टन के टैंक भी चल सके। यदि इस पठार पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारतीय सीमा में घुसना उसके लिए आसान होगा। डाकोलोम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई। चीन को डराने के लिए धमकियां देने लगा। चीन भारत को डराने के लिए धमकियां देने लगा। डाकोलोम गतिरोध के बाद 15 अगस्त 2017 को लद्दाख के पिंगोंग झील के तट पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पथराव और चीन की तरफ से घटना की जानकारी होने से इनकार किए जाने से चीन के जटिल व्यवहार की झलक मिलती है। 73 दिन बाद 2017 को चीन और भारत की सेनाएं डाकोलोम से हटने पर राजी हुई, किंतु यह विवाद अभी भी चल रहा है। डाकोलोम विवाद और वो झील है उस पर भी यह विवाद चल रहा है। पेंगोंग झील राजी हुई। 4 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में
आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन के बीच 71.18 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, जिसमें चीन का हिस्सा 59.43 अमेरिकी अरब डॉलर है। भारत की 11.17 अरब डॉलर है। ऐसे में युद्ध होने पर चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बाजार से हाथ धोना पड़ेगा। निष्कर्ष, भारत और चीन के संबंध में जो मैंने आपको पढ़ाया और जो अभी तक एनालिसिस किया कि इसमें यही है कि जो डाकालोम है, पेंगोंग झील है, इस पर आज भी वह का वह मुद्दा उभरा पड़ा है। अभी कभी चीनी सैनिक आक्रमण कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, और भारतीय उनका मुकाबला करते हैं। इस तरह से ये जो सीमा विवाद है, पेंगोंग झील है और डाकालोम विवाद है, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी भी दोनों देशों के मध्य ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के भारत और चीन के जो संबंध हैं वो हम अभी भी अविश्वास के लायक ही बने रहे हैं। अब निष्कर्ष है, क्या कहा जा सकता है वो देखिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि भारत और चीन की सीमा समझौता हो जाए तो निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसके व्यापार एवं दूरगामी परिणाम होंगे। भारत चीन सीमा पर आमतौर पर शांति बनी रही। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और अमन का संबंध करार 1993 का विश्व स्वोत्पादक उपायों के संबंध करार 1996 के अनुसार शांति और अमन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। कारगिल मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और उसकी ओर से भी वक्तव्य समय समय पर जारी हुए। उसमें यही कहा गया कि भारत व पाकिस्तान मिलकर बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करें। चीन ने सीमा विवाद के कई मुद्दों पर भारत का पक्ष करीब करीब स्वीकार कर लिया। उसने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया और नाथुल्ला दर्रा व्यापार के लिए खोल दिया। यद्यपि आने वाले वर्षों में भारत की कड़ी प्रतिस्पर्धा भी चीन के साथ ही है। यह प्रतिस्पर्धा कई क्षेत्रों में है। भारतीय पेशेवरों को चीन से चुनौती मिलने लगी है। भारत के IT उद्योग की रीढ़ यानी आउटसोर्सिंग बिजनेस में भी चीन ने तगड़ी चुनौती पेश की है। टेक्सटाइल कारोबार में भी विश्व बाजार में भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन की ओर ही से ही है। और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका देशों में तेल की खोज में भी चीन हमारा प्रतिस्पर्धा है। कुल मिलाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और पारस्परिक कारोबार में चीन भारत का प्रतिस्पर्धा रखता है। अगला है, दक्षिणी चीन सागर में भारत के उत्खनन से चिड़े चीन ने हिंद महासागर में खनन विस्तार योजना के द्वारा भारत से टकराव तेज कर दिया। चीन भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ के साथ साथ श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव, म्यांमार के सिक्ट में बंदरगाह सुविधा विकसित कर भारत को समुद्री घेराबंदी कर चुका है। मालदीव में सबसे बड़े बंदरगाह माराओ पर चीन का एक सैनिक अड्डा बना रहा है। चीन की शय पर नेपाल भी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है। इस प्रकार चीन भारत को घेरने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, किंतु ये सारा काम नहीं होगा, क्यों भारतीय इसके लिए सजग है और तैयार हैं। अब हम बात करते हैं भारत चीन संबंधों का जो लेक्चर है वो यहाँ समाप्त होता है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उसमें चीन का जो संबंध है आपके लिए आया था। अब इसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आएंगे, उनको थोड़ा सा देख लें आप। जैसे भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए, भारत चीन के संबंधों का परीक्षण कीजिए, और कुछ 50 क्वेश्चन का। चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 के आक्रमण हुए, उसके क्या कारण थे, तो उनके कारणों में आपको क्या लिखना है। डॉक्टर VP दत्त के अनुसार चीन के भारत पर आक्रमण के 3 उद्देश्य थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, भारत की निर्बलता को प्रदर्शित करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को अपमानित करना। संक्षेप में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के लिए निम्नलिखित कारण है। चीन विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकतंत्रात्मक पद्धति से उन्नति करने में सफल न होने दे, उस पर युद्ध का बोझ डाल दें। तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा के शरण देने के कारण उसे हमसे रोष था। उसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना था। एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने की आशंका तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा चीन की थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच लाहौर के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्राएं की, मतलब भारत और चीन के मध्य जो वाजपेयी जी गए थे, कौन कौन से मुद्दों पर हुए थे वो आपको मैंने बताया है।
तो इस प्रकार ये आपके सामने मैंने भारत और चीन के संबंध में जो हुई वार्ता, उनकी विशेष जो रूपरेखा है वो सारी की सारी मैंने आपको रख दी। एक बार इनको सरसरी निगाहों से एक बार वापस 2 मिनट में या 3 मिनट में इसका रिवीजन बता देता हूँ मैं। प्रमुख बातें, जैसे भारत चीन संबंध, इन संबंधों का 3 दौरों की जो यात्राएं थी उनमें चली थी। भारत चीन जो संबंध पहला था प्रमोद काल का पीरियड था, जिसका समय 1949 से 1957 बताया। इन दोनों मध्यों के बीच अच्छी खासी वार्ता हुई, दोनों सफल रहे, किंतु तिब्बत के विवाद के कारण यह जो वार्ता थी, जो मित्रता थी, वह समाप्त हो गई। दूसरा संबंध था तनाव का काल 1957 से 1978 के मध्य। इसमें चीन ने भारत पर आक्रमण भी किया और भारत ने किस प्रकार इसका मुकाबला किया, इन आदि बातों की विवेचना मैंने आपके सामने रखी। फिर भारत चीन का संबंध संवाद काल का मैंने बताया आपको 1978 से 2017 तक। इस पर मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार पिछली बातों को भुलाकर दोनों देशों ने आपस में यात्राएं आदान प्रदान की, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, वेंकट रमन जी की भारत यात्रा, नरसिंहा राव जी की चीन यात्रा, चीन में भारत महोत्सव 1994 में मनाया गया, चीन के राष्ट्रपति जिंग जेमिन की भारत यात्रा, हवाई यात्रा हेतु दोनों देशों ने अपनी सेवाएं बहाल की, विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा जी की भारत यात्रा, करमप्पा लामा को शरण देने का मामला और चीन की चेतावनी, राष्ट्रपति के नारायण की चीन यात्रा, भारत एवं चीन के नौसेनाओं का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास, चीन के प्रधानमंत्री जू रंगोजी की भारत यात्रा, जसवंत सिन्हा जी की वापस भारत की यात्रा, वाजपेयी जी की चीन यात्रा, मानचित्र में सिक्किम को भारत का अंग बताया चीन ने 2004 में, यह महत्वपूर्ण बात है। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारतीय यात्रा, चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ की भारत यात्रा, हॉटलाइन सेवा शुरू, प्रणब मुखर्जी की सर्गेई लावरोव और ली जाओजिंग की बीच दोस्ती का नया दौर प्रारंभ हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चीनी यात्रा, प्रतिभा पाटिल जी की चीनी यात्रा, वेन जियाबाओ चीन के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनकी भारतीय यात्रा, ली कोचियांग की भी भारत यात्रा, और व्यापार को $100 अरब पर ले जाने के लिए उन्होंने विज्ञप्ति जारी की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की चीन की यात्रा, चीनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला, ये भी मुख्य रूप से एक समस्या थी जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत चीन के पास से सीधा एक व्यापारिक मार्ग निकाल रहा है, जिससे क्या है कि भारत पर जो उसका नियंत्रण है वो और अधिक स्पष्ट हो सकता था, क्योंकि और वह जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें से यह कॉरिडोर निकल रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अतः इस संबंध में भी वार्ताओं का दौर जारी है। इस प्रकार चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मालदीव आदि में अपने सैनिक अड्डे और वहाँ के जो क्षेत्र है उन पर अपना पैसा देकर भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति अपना रहा है, जिससे क्या है कि भारत को कुल मिला के कैप्चर करना और एशिया का जो सर्वे सर्वा बनने का जो इसकी इच्छा है उसको पूरा करना। इस तरह से चीन समय समय पर जो भारत के पड़ोसी अन्य देश हैं उनको कर्ज देता है और उनसे उनकी भूमि लीज पर लेता है और वहाँ पर भारत विरोधी कार्य को करता है, ऐसी सूचना मिलती रहती है। क्योंकि अभी जो प्योंगयांग झील है, डाकालम विवाद है, ये चल रहे हैं और इनकी वजह से भारत को हमेशा चीन से तनातनी बनी रहती है। अतः आपके जो अध्ययन का विषय था आज भारत चीन संबंध, वो स्पष्ट रूप से जो इसकी जो मुख्य बातें थी आपको मैंने समझा दी। बच्चों ये जो क्वेश्चन सोल्व करो आप, तो ऐसे एक भारत का मैप, चीन, पाकिस्तान, इन आदि बातों को आपको बताना है, जिससे क्या है कि एग्जामिनर जब कॉपी जांचे तो उसको फ्रंट पेज पे ही पता चल जाए कि इसका आंसर अच्छा लिखा है बच्चे ने और उसको नंबर अच्छा मिले। क्लियर? बीए बीएड के जो 4th ईयर के विद्यार्थी हैं इन चीज़ों को आराम से सुने और ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अतः आप इनको अच्छे से पढ़कर भी इनमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार आज की जो अपनी क्लास है वो पूरी हुई। अब अगली क्लास में हम अगला अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार ही होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।